यहाँ से भाई अब अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 53 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 54 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 69 तक कवर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। और अगर आपका डीसी मोटर का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब न्यूमेरिकल्स अगर आप खुद से बैठ करके सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एज़ कम्पेयर टू इस तरीके का आप लेक्चर अगर देख रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है भाई। अगर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको तो न्यूमेरिकल के लिए आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए या फिर प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनता है तब जाके लेक्चर का हेल्प लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास एक डीसी शंट मोटर है जिसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फील्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे बैक ईएमएफ कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आउटपुट दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डीसी शंट मोटर दिखाते हैं और किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए उसका सर्किट डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, ये मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका कितना है 0.8। उसके बाद आपका यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग दिखा देते हैं, इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। फील्ड रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पे 200 ओम और क्योंकि ये मोटर है तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे। ठीक है, इसके क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस वोल्टेज के कारण यहाँ से करंट फ्लो होगा। इस करंट को मैं लाइन करंट बोलूँगा और ये करंट आपका फर्दर दो पार्ट में टूटेगा। इधर जो आएगा ये मेरा फील्ड करंट होगा, इधर जो आएगा ये मेरा आर्मेचर करंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये शाफ्ट होगा और यहाँ पे मेरा ऐसे मैकेनिकली एक लोड कपल्ड होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको बैक ईएमएफ एक तरीके से कैलकुलेट करना है। तो EB की अगर बात करें तो EB का जो मेरा फार्मूला होता है मोटर का, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ सीधे सीधे तो VT में से ही सब घटेगा। ये मेन वोल्टेज है मेरा, इसी में से क्या होगा ये वाला ड्रॉप घटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VT माइनस EB, बैक ईएमएफ भी अपोज करेगा इस वोल्टेज को, माइनस IA इंटू RA मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से मेरे को EB का वैल्यू चाहिए तो ये अपने आप में माइनस में तो उधर भेज देंगे अगर, तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर VT ऐसे कैसे रह जाएगा, इधर माइनस IA इंटू RA ऐसे कैसे रह जाएगा। मैंने बस क्या किया है माइनस EB को उधर भेज दिया तो प्लस हो गया। तो ये मेरा EB का फार्मूला है। तो मेरे को टर्मिनल वोल्टेज देखिए, टर्मिनल वोल्टेज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 440 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये मेरा दिया हुआ है 440 वोल्ट। ठीक है, तो ओवरऑल VT मेरे को पता है, RA भी आपका दिया हुआ है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ IA चाहिए। तो IA की अगर बात करें यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट A है, तो यहाँ पे अगर आप KCL लगाएंगे तो टोटल करंट मेरा क्या आ रहा है IL। ठीक है, तो IL इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों आउट गोइंग है, ये वाला भी आउट गोइंग है, ये वाला भी आउट गोइंग, यानी क्या हो जाएगा आपका माइनस IA प्लस IF मस्ट बी इक्वल टू 0। KCL लगाया भाई मैंने। तो यहाँ से IA की अगर बात करें तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर इसको ऐसा रहने देता ना, इतना बच्चे इधर क्या करना। ओवरऑल IL इक्वल टू आप कह सकते हैं ये मेरा क्या होगा IA प्लस IF के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से IA निकालना है तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट मीन्स IL माइनस क्या कर देंगे IF कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले IF निकालते हैं, है ना। तो IF की अगर बात करें तो IF अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे निकाल लेता है IF, जो करंट आएगा इधर क्या हो जाएगा वोल्टेज, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। तो 440 डिवाइडेड बाय मेरा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कितना है 200। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 22 हो जाएगा 10 यानी 2.2 ओम एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ओवरऑल 2.2 एम्पियर भाई। ठीक है, तो ओवरऑल IL मेरा यहाँ पे दिया ऑलरेडी, IL का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल करंट दिया हुआ है यहाँ पे नहीं, टोटल करंट हम लोग पहले निकालेंगे। ठीक है, टोटल करंट में से IF निकाल लें तो IA मेरे को पता चल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहला मेथड होता है कि जो पूछ रहा है उसका पहले फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब बोलिएगा EB इक्वल टू आपका एक और फार्मूला है 5ZNP डिवाइडेड बाय 60। इसको क्यों नहीं लगाया, तो भाई इसमें डाटा सफिशिएंट नहीं है ना, इसमें वाइंडिंग के बारे में जिक्र नहीं किया, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नहीं पता, स्पीड नहीं दिया, फ्लक्स नहीं दिया, समझ गए। तो हम लोग सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला एक तरीके से लगाते हैं, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो ओवरऑल अब मुझे यहाँ पे टोटल करंट चाहिए भाई। टोटल करंट हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी इफिशिएंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो इफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो ओवरऑल
मैं ऐसे इनपुट कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि आउटपुट भी आपका दिया हुआ है, आउटपुट लिखा हुआ ना 7.46 किलोवाट, ठीक है, यानी पूरे लॉसेस को माइनस करने वाला जो भी आपका आउटपुट बच रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो दिया हुआ है आपका। ओके, तो इफिशिएंसी भी है यहाँ पे। इनपुट अगर मेरे को निकालना तो इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट इक्वल टू हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी। तो आउटपुट मेरा यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 7.46 किलोवाट, और इसको वाट में चेंज कर 1000 से गुना कर लेना। इफिशिएंसी मेरा यहाँ पे दिया हुआ कितना, 85%। 85% मीन्स 85 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, कैलसी लेता हूँ भाई, 1 मिनट बस, कैलसी ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट बस। कोई नहीं, मोबाइल ही यूज़ करते हैं, कैलसी मिल नहीं रहा था। और जिनके पास कैलसी नहीं होगा भाई, वो अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, कैलसी का आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। और कैलसी का दिक्कत है आपके पास, कुछ इस तरीके का आपका एप्लीकेशन होता है। ओके, पूरा कैलसी आ जाएगा, कैलसी आप टाइप करेंगे प्ले स्टोर में तो पूरा आप इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ओवरऑल इसको जब आप कीजिएगा, या फिर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया होगा, टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट मैं यहाँ पे वैल्यू डालते चला जाता हूँ। ओके, देखिए, तो ओवरऑल यहाँ से जो इफ़िशियंसी आएगा आपका, ये आ जाएगा, सॉरी इनपुट जो आएगा यहाँ पे, इनपुट पावर आ जाएगा आपका 877.6.47 वॉट। ओके, ये मेरा इनपुट हो गया। तो ओवरऑल इनपुट पावर अगर मेरे को पता चल गया, यहाँ से कितना पावर दे रहे हैं हम लोग को पता चल गया, और यहाँ का वोल्टेज पता चल गया, तो ऑलरेडी हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं। तो इनपुट पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट होता है भाई, ठीक है। तो पावर पता है, वोल्टेज पता है, यहाँ का इनपुट का मेरे को पावर पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकल जाएगा। तो करंट यहाँ से क्या हो जाएगा, जो मेरा इनपुट पावर है डिवाइडेड वोल्टेज कर देंगे। तो इनपुट पावर मेरा कितना है, 877.6.47, इसको डिवाइड कर देंगे 440 वोल्ट से। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो टोटल करंट आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका 20 एम्पियर, ठीक है। यानी जो मेरा IL होगा, लाइन करंट होगा, यहाँ से जो मेन करंट जा रहा है, ये आ गया मेरा 20 एम्पियर। ओके, अब देखिए हम लोग का ऑलरेडी यहाँ पे काम चल रहा था, तो यहाँ पे IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे IA इक्वल टू IL जो कि 20 एम्पियर है, इसमें से IF ऑलरेडी मैं निकाल रखा था 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल ये आ जाएगा आपका 17.18 एम्पियर। ओके, तो IA मेरा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल अपने EB को निकाल सकते हैं। तो EB इक्वल टू क्या है, EB इक्वल टू VT जो कि 440 वोल्ट है, माइनस IA भी जस्ट निकाल लिया 17.8 इंटू RA मेरे को यहाँ पे पता ऑलरेडी 0.8। ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 425.8 वोल्ट, ठीक है, यानी इसका सेकंड आंसर हो जाएगा भाई। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अगेन, आपके पास एक DC शंट मोटर है और इस DC शंट मोटर का रेटिंग दिया हुआ 250 वोल्ट, ठीक है, यानी 250 वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ेंगे हम लोग। अब बोल रहा है ये जो बैटरी से टोटल करंट विड्रॉ कर रहा है ये है 20 एम्पियर। तो अगेन हम लोग उसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। हमेशा बोल रहा हूँ डायग्राम को आपको स्किप नहीं करना भाई, डायग्राम ना बनाने से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना गलत हो जाता है आपका, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से बना लेना है, 10 सेकंड में आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया है ये है आपका 250 वोल्ट, यहाँ से जो करंट खींच रहा है ये आपका 20 एम्पियर, तो इधर आएगा आपका IA और इधर आ जाएगा आपका IF। तो IA और IF कितना होगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। फील्ड रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे दिया ऑलरेडी 200 ओम, ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 200 ओम, और आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया 0.3 ओम, ठीक है, 0.3 ओम। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन करें, व्हाट इज द करंट इन द आर्मेचर, ये पूछ रहा है आपसे। तो ओवरऑल IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे लगा लीजिए ना, IL इक्वल टू क्या होता है IA प्लस IF, है ना। तो ओवरऑल यहाँ से IA निकल जाएगा, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा IL माइनस IF। तो IF को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो IF इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज मेरा हो जाएगा यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा 200। इसको जब सॉल्व कीजिएगा 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो IF इक्वल टू आ जाएगा, 1 मिनट, ये आ जाएगा आपका
1.25 एम्पियर। ओके, तो ओवरऑल IL मेरा 20 एम्पियर था, इसमें से 1.25 एम्पियर माइनस कर लेंगे तो ओवरऑल जो IA आएगा आपका, ये आ जाएगा 18.75 एम्पियर। क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 18.75 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ फिर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसी वाले क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहा है, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ बैक EMF, EB पूछ रहा है आपसे। तो EB इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, जस्ट VT माइनस IA इंटू R है। ठीक है, माइनस IA इंटू R है। तो VT मेरा यहाँ पे 250 है, माइनस IA जस्ट निकाल लिया हम लोगों ने 18.75, RA मेरे को यहाँ पे दिया 0.3। क्लियर हो गया? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 244.375 वोल्ट। ओके, 244, तो इसका हो जाएगा भाई फोर्थ हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली पूछा है ना, इसका आंसर एक बार देख लेता हूँ। 56 का 4 देना चाहिए, 56 का 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन बोल रहा है 220 वोल्ट का DC शंट मोटर है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब डाटा को डिलीट कर लेते हैं, फिगर रहने देते हैं हम लोग। ओके, फिगर हम लोग का काम आ जाएगा, बस यहाँ पे डाटा को डिलीट करना है। RA भी मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, आइए रहने देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए ठीक है, ये मेरा एक तरीके से DC शंट मोटर मैंने दिखा दिया। इसमें हम लोग का यहाँ पे 220 वोल्ट अप्लाई करना है। टेक्स अ टोटल करंट ऑफ 80 एम्पियर। यहाँ से जो आपका लाइन करंट आ रहा है ये है आपका 80 एम्पियर। आगे बोलता है रन्स एट 800 RPM, स्पीड का यहाँ पे दिया हुआ है 800 RPM। रेजिस्टेंस ऑफ शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पे आपका दिया हुआ है 50 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे 0.1 ओम। आगे बोलता है द आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आपका दिया हुआ है आयरन प्लस फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग रोटेशनल लॉस भी बोलते हैं भाई। ये आपका दिया हुआ है 1600 वॉट। आगे बोलता है व्हाट इज द ड्राइविंग पावर ऑफ द मोटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम को समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पावर फ्लो डायग्राम को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जनरेटर का समझेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका मोटर का भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 जनरेटर। तो जनरेटर में हम लोग क्या दे रहे हैं, सबसे पहले टोटल मैकेनिकल पावर देते हैं। ठीक है, ये मेरा टोटल मैकेनिकल पावर था। ये टोटल मैकेनिकल पावर में से सबसे पहले यहाँ पे आपका फ्रिक्शन प्लस विंडेज प्लस आयरन लॉसेस। अब आयरन लॉसेस को हम लोगों ने यहीं पे क्यों दिखाया, फिर मैंने आपको कल वाले सेशन में आपको बताया था भाई ऑलरेडी कि जो आपका DC मशीन होता है, फिर किसी भी मशीन की बात करें, इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, खासकर रोटेटिंग वाले मशीन की बात कर रहे हैं हम लोग, रोटेटिंग मशीन, रोटेटिंग AC मशीन या फिर DC मशीन, उसमें आपका 2 तरीके का लॉसेस होता है। सबसे पहला हो गया आपका इलेक्ट्रिकल लॉसेस। तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस में आपका 2 लॉसेस आएगा। एक आ जाएगा आपका आर्मेचर के अंदर जो कॉपर लॉस हो रहा है वो, प्लस फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो कॉपर लॉस हो रहा है वो। तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस कुछ नहीं, इसमें आपको सीधे सीधे याद रखना है, इसमें हम लोग का होता है कॉपर लॉस। ठीक है, किसमें, आर्मेचर के लिए भी और फील्ड वाइंडिंग के लिए भी। प्लस जो मेरा ब्रश के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, कहीं पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहां पे आपका पावर भी डिसिपेट होगा। ठीक है, तो कॉपर लॉस प्लस यहाँ पे जो आपका पावर ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रशेस। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरा इलेक्ट्रिकल लॉस हो गया भाई। और एक होता है मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस में क्या क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा फ्रिक्शन, विंडेज, आयरन लॉसेस। ठीक है, आयरन लॉस को मैकेनिकल लॉस का ही पार्ट क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल वाले सेशन में कि जो आयरन लॉस होता है इसमें 2 तरीके लॉस होता है, एक एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। तो अगर मैं एडी करंट की बात करूँ तो भाई आपका ये कुछ इस तरीके का
जनरेटर है, यहाँ पे आपका कॉइल रखा हुआ है। मेरे को एक चीज़ बताइए, इसको जैसे मैं घुमाना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे जो फ्लक्स सेटअप हो रखा है यूनिफॉर्म फ्लक्स, को कट करेगा कंडक्टर, कट करने के चलते इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये ईएमएफ कैसा होगा, एसी नेचर का होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है, इस तरीके का होगा आपका कुछ, क्लियर हुआ। और इस ईएमएफ के चलते क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, और उस करंट के चलते इसका एक फ्लक्स बनेगा यहाँ पे, ये फ्लक्स भी कैसा होगा, d∅dt नेचर का होगा, और ये फ्लक्स भी चेंजिंग है तो फैराडे लॉ यहाँ पे आएगा, कहीं पे भी फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके चलते करंट फ्लो होगा। लेकिन वो जो करंट आएगा वो कहाँ आएगा, ये जो आपका आर्मेचर का कॉइल है ये कहाँ पे बंधा हो रहा था, आर्मेचर कोर के ऊपर बंधा हो रहा था, ठीक है, तो उस कोर के अंदर आपका वो करंट इंड्यूस्ड होगा जिसको हम बोलते हैं एडी करंट। तो मेरे को एक चीज बताइए, वो करंट आया कैसे भाई, वो करंट इसको घुमाने के चलते ही तो आया। अगर मैं यहाँ पे इस कॉइल को नहीं घुमाता तो कोई आपका यहाँ पे फ्लक्स कट नहीं होता, कोई ईएमएफ नहीं आता, कोई ईएमएफ नहीं आता, सीधी सीधी कोई करंट भी नहीं आता, कोई करंट नहीं आता। तो समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो घुमाने के चलते ही मेरा क्या हो रहा है, इसके अंदर एडी करंट आ रहा है। और वही अगर आप हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें, क्योंकि आयरन लॉस में एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है, तो हिस्टैरिसीस लॉस कैसे आता है, जब आपका एसी एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस, तो इस तरीके का आपका बीएच कर्व बन रहा है, समझ में आया, बीएच कर्व क्यों बन रहा है, एसी के चलते आ रहा है। एसी कैसे आ रहा है, घुमाने के चलते आ रहा है, ठीक है। तो घुमाने के चलते जो भी आपका लॉसेस हो रहा है उसको बोल रहा है मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। इसलिए हम लोग फ्रिक्शन, विंडेज और आयरन लॉस को मैकेनिकल लॉस कंसीडर करते हैं, और इलेक्ट्रिकल लॉसेस के अंदर कॉपर लॉस और पावर ड्रॉप जो ब्रश के क्रॉस हो रहा है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं पावर फ्लो डायग्राम पे। तो ये मेरा एक तरीके जनरेटर का चल रहा है, तो जनरेटर में हम लोग टोटल मैकेनिकल पावर दे रहे हैं एज ए इनपुट। इसमें से ब्रश के पास, सॉरी बेयरिंग के पास जो फ्रिक्शन हुआ होगा, ब्रश के पास जो फ्रिक्शन हुआ होगा, जो हवा के चलते जो अपोजिशन मिल रहा होगा उसमें भी चला गया होगा लॉस, आयरन लॉस भी, इसको हम लोगों ने बाहर कर लिया, ठीक है। यानी टोटल मैकेनिकल पावर में से ये मेरा लॉसेस बाहर आ गया, ठीक है। अब जो भी मेरा मैकेनिकल पावर बचा होगा वो कहाँ गया होगा, आर्मेचर में गया होगा। यहाँ पे लिखता हूँ, इधर मेरा टोटल था, अब इसमें से लॉसेस घटा दिया तो क्या बचेगा, नेट मैकेनिकल पावर बचेगा मेरा, ठीक है। तो ये नेट मैकेनिकल पावर क्या होगा, एक तरीके से कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर में, जो कि होता है आपका Eg इंटू IA, ठीक है, जनरेटेड EMF इंटू आर्मेचर करंट। क्लियर हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसको मैं बोलूंगा ये मेरा क्या है, एक तरीके से टोटल इलेक्ट्रिकल पावर है, टोटल जनरेटेड इलेक्ट्रिकल पावर आप कह सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर। अब आपको पता है भाई, ये मेरा कुछ ऐसा सिचुएशन है, इसको आपको इमेजिन करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लोड लगाएंगे तो लोड लगाते क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और ये करंट एक तरीके से क्या होगा, इस आर्मेचर से होते हुए इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें होते हुए, यानी लोड लगाते ही क्या होगा आपका, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, लोड लगाते ही करंट फ्लो होगा, उस करंट के चलते क्या होगा, उस करंट के चलते क्या होगा भाई, यहां पे कॉपर लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉपर लॉस किसमें, आर्मेचर में, प्लस आपका फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो ये लॉसेस मतलब टोटल इलेक्ट्रिकल पावर में से ये कॉपर लॉस हम लोगों ने निकाल लिया। तो जो भी आपको मिलेगा आउटपुट में, मींस टर्मिनल के पास, वो मिलेगा मेरे को VT इंटू जो भी आपका लोड करंट होगा वो, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। क्लियर हो गया। और इसी में मैंने आपको बताया था जब आपका DC जनरेटर चल रहा था कि इफिशिएंसी भी 3 तरीके का होता है। ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, और ये मान लेते हैं C है। तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल इफिशिएंसी की बात करूं, मैकेनिकल इफिशिएंसी मतलब क्या, जो टोटल मैंने मैकेनिकल पावर दिया, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैकेनिकल इफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट मींस टोटल जो मेरे को आउटपुट मिला, ये लॉसेस कम गया, यहाँ पे जो टोटल मिला क्या मिल रहा है, B/A। A क्या था मेरा, टोटल मैकेनिकल इनपुट पावर था, और B क्या है मेरा, नेट मैकेनिकल इनपुट पावर है, ठीक है, यानी जो लॉसेस को हटाने का होता है, मेरा मैकेनिकल इफिशिएंसी हो गया। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी था, मींस ये मेरा इनपुट था इलेक्ट्रिकल पावर के, इलेक्ट्रिकल इनपुट के लिए, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या हुआ, ये मेरा आउटपुट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या है, C/B, समझ। C जहाँ पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट, और B क्या है मेरा, नेट टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, जो कि इनपुट मतलब एज ए इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और ओवरऑल इफिशिएंसी की अगर बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल इनपुट, सॉरी टोटल आउटपुट जो कि इलेक्ट्रिकल में मिलेगा आपको, C/A हो जाएगा, मींस VT इंटू IL डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे जो भी मैकेनिकल पावर दे रहा है। क्लियर हो गया। ये मेरा जनरेटर के लिए था भाई। पावर फ्लो डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, हम लोग, तो ये मेरा बन जाएगा जनरेटर के लिए। तो देखिए जनरेटर के लिए अगर मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं तो इधर से चलता है, हम लोग का जनरेटर में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से मेरा लाइन करंट जाता है। मतलब ये मेरा क्या हो गया, एक तरीके से, क्योंकि ये मोटर है तो ये मेरा हो गया
टोटल इलेक्ट्रिकल पावर जो कि हम लोग एज ए इनपुट दे रहे हैं। क्लियर? अब इसमें से मेरा क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस माइनस हो जाएगा, कॉपर लॉस ड्यू टू आर्मेचर और फील्ड के चलते। भाई ये वाला डायग्राम आप समझिए ना, ये मेरा टोटल इनपुट था, इसमें से मैंने कॉपर लॉस, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे कॉपर लॉस दिखाया है, यहाँ पे आपका मैकेनिकल लॉस दिखा, मतलब इलेक्ट्रिकल लॉस यहाँ पे है, इधर आपका मैकेनिकल लॉस है। तो मोटर में क्या हो रहा है, डायरेक्ट आप करंट दे रहे हो, करंट देते क्या हो, सब में आ रहा है ना, इसमें भी करंट आ रहा है, फील्ड वाइंडिंग में भी आ रहा है और आर्मेचर में भी आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने कॉपर लॉस को हटा दिया। ठीक है, अब जो भी आपका आर्मेचर के पास पावर पहुंचेगा, जो भी आपका आर्मेचर में पावर पहुंचेगा भाई, ये हो जाएगा आपका नेट, ये टोटल था, टोटल में से लॉसेस घटा देते, यहाँ पे क्या बचेगा, नेट इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल पावर। और यही पावर क्या हो जाएगा, यही पावर आपका कन्वर्ट होगा किस में, टोटल मैकेनिकल पावर में। ठीक है, टोटल मैकेनिकल पावर में, समझ में आया? और ये टोटल मैकेनिकल पावर को ही हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग पावर, समझ में आया? ये होता है आपका EB इंटू IA, समझ में आया? ठीक है, अब ये जो टोटल मैकेनिकल पावर है कभी भी शाफ्ट पे थोड़ा ना मिलेगा टोटल मैकेनिकल पावर, इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, आपका विंडेज, फ्रिक्शन और आयरन लॉसेस। ठीक है, क्योंकि भाई ये टोटल इलेक्ट्रिकल, नेट इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हुआ, तभी तो ये शाफ्ट इसका घूमना स्टार्ट करेगा, और जब घूमना स्टार्ट करे तभी तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस को एक तरीके से बाहर निकालेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन प्लस विंडेज प्लस आयरन लॉसेस आपका बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो उसके बाद जो बचेगा आउटपुट में, ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल मैकेनिकल पावर था, तो ये यहाँ पे बचेगा, माइनस करने के बाद लॉसेस को, ये मेरा हो जाएगा नेट मैकेनिकल पावर। ठीक है, नेट मैकेनिकल पावर। तो इसी के लिए आपका अगर यहाँ पे भी इफिशिएंसी देखें तो 3 इफिशिएंसी बनेगा। सबसे पहले मान लेते हैं A है, ये मेरा B है और ये मेरा C है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी। तो इलेक्ट्रिकल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। तो टोटल इलेक्ट्रिकल आउटपुट यही ना मेरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ना नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट, नेट इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब ये मेरा टोटल था इनपुट, ये मेरा आउटपुट था। तो ये क्या हो जाएगा, B/A करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल है। उसके बाद अगर आप मैकेनिकल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे मेरा टोटल मैकेनिकल पावर जनरेट हुआ है और यहाँ पे मेरा नेट मैकेनिकल पावर है, तो अगर आप मैकेनिकल इफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरा क्या मिल रहा है, ये वाला मीन्स A, सॉरी ये C है ना, C। ठीक है, C और टोटल मैकेनिकल पावर क्या था, ये B था। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। और ओवरऑल इफिशिएंसी पूछेगा आपके मोटर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रिकल इनपुट जो दिया उसमें से आपको कितना टोटल मैकेनिकल मिल रहा है। ठीक है, यानी ओवरऑल इफिशिएंसी की बात करें तो ये हो जाएगा A/C। ओके, पावर फ्लो डायग्राम आपका क्लियर हो गया होगा, लॉसेस कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। सब चीज़ को नहीं मिटाएंगे, जिसका नीड है उसको रहने देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन चल रहा था आपका 57, तो यहाँ पे आपका 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर है, टोटल करंट दिखा दिया 80 एम्पियर ले रहा है, स्पीड आपका यहाँ पे दिया हुआ 800 एम्पियर, 800 एम्पियर के स्पीड पे घूम रहा है, शंट रेजिस्टेंस फील्ड रेजिस्टेंस दिखा दिया है, ओके सॉरी आर्मेचर रेजिस्टेंस और शंट फील्ड रेजिस्टेंस दिखा दिया है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस दिया हुआ का, व्हाट इज द ड्राइविंग पावर, ड्राइविंग पावर अभी जस्ट बताया यहाँ पे, यानी इधर से जो आपने नेट ये ना मिटा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस पे आते हैं फिर से, यहाँ पे भाई देखिए ड्राइविंग पावर मैंने आपको बताया, ये जो आपका टोटल मैकेनिकल पावर यहाँ पे जनरेट हुआ ना, इसको हम लोग ड्राइविंग पावर बोलते हैं, और ये होता है EB इंटू IA के बराबर। समझ में आया? तो EB इंटू IA आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्लियर हुआ? तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे लिखे EB इंटू IA, तो सबसे पहले तो IA मेरे को निकालना पड़ेगा। IA के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो IA क्या हो जाएगा, टोटल करंट 80 में से फील्ड करंट घटा देंगे, ये वाला फील्ड करंट कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे IF कितना आ जाएगा, IF हो जाएगा 220, यहाँ पे लिख देता हूँ 220 डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेरा 50। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो उसका ओवरऑल वैल्यू बता देता हूँ डायरेक्ट। ओके देखिए ये आ जाएगा आपका
220 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे, आई एफ का वैल्यू पुट कर दिया तो आई आ जाएगा आपका 75.6 एम्पियर। ठीक है, ये मेरा आ गया आई ए। ओके, अब मेरे को ई बी निकालना है। तो अगर हम लोग ई बी की बात करें तो ई बी इक्वल टू क्या होता है, वी टी माइनस आई ए इंटू आर ए। तो अगर हम लोग वी टी की बात करें, मेरा 220 वोल्ट है, माइनस आई ए भी जस्ट निकाला 75.6, आर ए मेरा यहाँ पे दिया हुआ 0.1। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 212.44 वोल्ट। ओके, तो ई बी पता चल गया, आई ए पता चल गया, तो ये आपका ड्राइविंग पावर भी निकल जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ई बी इंटू आई ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा 16050 वॉट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ओवरऑल आपका आ जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। इस तरीके से आपको मेन इसमें पावर फ्लो डायग्राम है, पावर फ्लो डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए भाई, इसमें आयरन लॉसेस को हम लोगों ने क्यों नहीं कंसिडर किया है बताइए? क्योंकि भाई आयरन लॉस कहाँ का पोर्शन है, ये कहाँ का पोर्शन है, इधर का पोर्शन है। अगर आपसे यहाँ पे मैकेनिकल इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन बने हुए हैं तो उसको हम लोग करते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, हम लोग से सीधे ड्राइविंग पावर पूछा तो ई बी इंटू आई ए होता है। क्लियर हुआ? अब आगे पूछेगा, इसी क्वेश्चन में पूछेगा टोटल इनपुट पावर क्या था, टोटल आउटपुट पावर क्या था, इसे सब पूछा हुआ है। तो अभी हम लोग करते हैं तो ये पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज BHP। ठीक है, BHP मीन्स हॉर्स पावर पूछ रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि 1 हॉर्स पावर मीन्स 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट के बराबर। मतलब एक घोड़े में 746 वॉट के बराबर ताकत होती है, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझिए, सबसे पहले तो ये समझिए भाई, हम लोग मोटर के आउटपुट को BHP में क्यों कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले समझिए भाई कि दो तरीके के लोग रहते हैं। ओके, एक हो गया आपका जैसे हम लोग जैसे लोग जिनको टेक्निकल नॉलेज है ना, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाइएगा, वर्किंग फील्ड में जाइएगा तो वहाँ पे हर लोगों के पास थोड़ा ना टेक्निकल फील्ड है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो लेबर कैटेगरी से आ रहे होंगे, है ना। तो अगर उसको एक्सप्लेन करना है, जैसे अगर मैं उसको बोलूँ कि ये 20 किलोवाट का मोटर है, तो उसको आइडिया नहीं लग पाएगा कि 20 किलोवाट मोटर का कितना ताकत होगा, एक तरीके से इसमें कितना पावर है, फिर कितना हैवी लोड को एक तरीके से घुमा सकता है। ओके, लेकिन वही अगर आप इसको कहें कि ये 20 HP का मोटर है, तो 20 HP का मोटर कहने मतलब क्या हुआ कि अगर आप 20 घोड़ों को एक साथ बांध देते हैं, ठीक है, तो जितना एक तरीके से ताकत लगा सकता है, जितना वो टॉर्क जनरेट कर सकता है, वो अकेले ये एक तरीके से मोटर आपका जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं ना, उनको एक तरीके से सिंपल वे में किसी भी मोटर का ताकत पता चल सके, एक्चुअल पावर पता चल सके, कितना पावर ये जनरेट कर सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे हॉर्स पावर यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 HP इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ओके, तो यहाँ पे BHP पूछा मीन्स आउटपुट पावर पूछ रहा है आपका। तो ओवरऑल देखिए कैसे निकलेगा ये, हम लोग का भाई अभी जस्ट हम लोगों ने ड्राइविंग पावर निकाला है। ड्राइविंग पावर अभी आपका इतना आया है। ठीक है, ड्राइविंग पावर मींस क्या, टोटल इनपुट दिया, उसमें से आपका इधर आपका कॉपर लॉस माइनस हो गया, कॉपर लॉस माइनस होने का जो भी पावर बचा ये मेरा क्या है, ड्राइविंग पावर है। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ ये मेरा टोटल इनपुट था एज ए इलेक्ट्रिकल, इसमें से मेरा कॉपर लॉस माइनस हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जो बचा है आर्मेचर के अंदर जो पावर जनरेट हुआ ये मेरा इतना वोट। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब यहां पे ये क्लियर नहीं कर रहा है, यहां पे एक चीज क्लियर नहीं कर रहा भाई कि इसी को कन्वर्ट करना है HP में। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, एक मिनट रुके। ठीक है, लेकिन HP मतलब भाई आउटपुट पावर होता है। ठीक है, कि मोटर कितना एक तरीके से जनरेट कर रहा है। ओके, तो ओवरऑल देखें, इसको देखें। ठीक है,
देखिए ये मेरा यहाँ पे ड्राइविंग पावर है, मीन्स आर्मेचर के अंदर जो पावर जनरेट हुआ इसको मैं कह सकता हूँ टोटल, ये मेरा मैकेनिकल पावर है। ओके, यहाँ पे कॉपर लॉस हो गया, इसका कहानी खत्म है, इसमें दिया भी नहीं है। यहाँ पे आपका अब आगे टोटल मैकेनिकल पावर था, इसमें से अब क्या हो जाएगा, आयरन और विंडेज फ्रिक्शन लॉस है, मीन 1600 वाट माइनस कर देंगे अगर, तो ओवरऑल यहाँ पे जो मेरे को मिलेगा ये क्या हो जाएगा, नेट मैकेनिकल पावर मिलेगा, फिर ये जो शाफ्ट मेरे को पावर मिलेगा, ठीक है, नेट मैकेनिकल पावर। ओके, तो नेट मैकेनिकल पावर, एचपी का मतलब यही होता है आउटपुट, ठीक है, जब भी एचपी लिखेगा तो मतलब मोटर का आउटपुट ताकत कितना है, ये आपको दिमाग में रखना भाई, ठीक है, इस चीज के बारे में आपको दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल ये मेरा नेट या फिर ये सॉरी टोटल मैकेनिकल पावर था, इसमें से अगर हम लोग 1600 वाट माइनस कर दें, इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो मेरे को यहाँ पे नेट मैकेनिकल पावर मिल जाएगा, मीन शाफ्ट पे कितना पावर मिल रहा है वो मेरे को मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे माइनस करें 16,050 में से 1600 वाट को माइनस कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 14450 वाट, ठीक है, यानी ये मेरा एक तरीके से शाफ्ट पे नेट पावर मिल रहा है भाई, नेट मैकेनिकल पावर। लेकिन इसको मेरे को ये वाट में दिया, इसको मेरे को किस में कन्वर्ट, एचपी में कन्वर्ट करना, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 746 वाट इक्वल टू होता है 1 एचपी। तो अगर 1 वाट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 746, और मेरे को कितना इसको कन्वर्ट करना, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 19.37 bhp, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आपको दिमाग में रखना भाई, bhp मीन्स आपका आउटपुट पावर हमेशा होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे आर्मेचर में कितना टोटल मैकेनिकल पावर जनरेट हुआ ये हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। इसमें से अगर हम लोग रोटेशनल लॉस को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे शाफ्ट पावर मिल जाएगा, और इसी को मैंने यहाँ पे हॉर्स पावर में मीन्स एचपी में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, उसी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लेके चल रहा है रेफरेंस। फाइंड द कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस पूछ रहा है भाई। ओके, तो अगेन हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा। कॉपर लॉस कुछ नहीं, 2 कॉपर लॉस होगा, एक तो आपका IA स्क्वायर RA हो जाएगा प्लस, और एक आपका IF स्क्वायर इंटू RF हो जाएगा भाई, एक फील्ड वाइंडिंग के अंदर होगा, है ना। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी IA हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। IA का वैल्यू जो था इस क्वेश्चन के लिए ये था आपका 75.6 एम्पियर का स्क्वायर इंटू RA का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में, RA आपका 0.1 प्लस IF की अगर बात करें तो IF ऑलरेडी हम लोग निकाला था 220/50 का स्क्वायर इंटू RF का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 50 ओम। ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है ना, इसका यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है भाई। ठीक है, इसका ऑप्शन भी तो नहीं है ना यहाँ पे, एक मिनट, 59 का फाइंड कॉपर लॉस, एक मिनट भाई, इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है, 5.6 का स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1500, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 1539.536 आ रहा है, ठीक है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका जो आएगा, इसका जो ऑप्शन दे रहा है भाई 1550 आ रहा है, ठीक है। 1550 कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो हम लोग का ये सिंपल मेथड मैंने लगा दिया, लेकिन इसको आप डिफरेंट तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। ओवरऑल ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 ये मेरा मेन क्वेश्चन था। तो इसमें आप देखिए
हम लोग अगर यहाँ पे देखें, ओके यहाँ पे आ रहा है, दिखा देता हूँ, ये है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल इनपुट पावर की बात करूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को वोल्टेज पता है कितना है, 220 वोल्ट, ओके। और यहाँ से जो करंट जा रहा है मेरा 80 एम्पियर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट पावर देखूँ, टोटल इनपुट पावर, तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो वोल्टेज मेरा यहाँ पे 220 गुना करंट है मेरा यहाँ पे 80, तो ओवरऑल इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओवरऑल आ जाएगा ये, ठीक है, 17600 वोट, ओके। अब अगर आउटपुट पावर की बात करें, आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, ये था आपका देखिए, फिर से आपको रिवाइज करवाना पड़ेगा मेरे को। ये जो आया ना पावर इस क्वेश्चन के लिए, ये क्या था मेरा, ड्राइविंग पावर था भाई। ड्राइविंग पावर मींस क्या, ये जो मेरा नेट या फिर ये टोटल मैकेनिकल पावर जो आर्मेचर के अंदर जनरेट हुआ, ये है मेरा, क्लियर हुआ। इसमें से अगर मैं आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस को माइनस कर दूं तो मेरे को कहाँ मिल जाएगा, साफ पावर मिल जाएगा। सही बात है, सही बात है भाई। अभी आपको बताया ना मैंने, इधर से जो भी इनपुट दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी हमने निकाला, ये क्या था, आर्मेचर के अंदर टोटल मैकेनिकल पावर था। तो ये इसमें से अगर हम लोग 1600 माइनस कर देंगे, मींस मिड डे फ्रिक्शन माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिला, साफ्ट पे, यानी आउटपुट में नेट मैकेनिकल पावर कितना मिला वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ, जो मेरा आउटपुट पावर होगा, आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, इसमें से 1650 में से 1600 माइनस कर देंगे तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और ये कितने के बराबर आएगा, ये आ जाएगा 14450 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा नेट इनपुट हो गया और ये मेरा नेट आउटपुट हो गया, क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ से टोटल लॉसेस की बात करूँ, ठीक है, टोटल लॉस, तो टोटल लॉस इक्वल टू क्या होगा भाई बताइए, टोटल इनपुट में से टोटल आउटपुट अगर माइनस कर दें, 17600 में से माइनस कर दें 14450, तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को जो टोटल लॉस देखने को मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को 3150 वॉट, ठीक है, 3150 वॉट, क्लियर हुआ। तो जो टोटल लॉस है, इस टोटल लॉस में क्या होगा आपका बताइए, इसमें कॉपर लॉस भी है और आयरन और फ्रिक्शन लॉस भी है, समझ में आया। तो आयरन और फ्रिक्शन लॉस ऑलरेडी मेरे यहाँ पे छाटा हुआ है, समझ में आया बात, कि मेरा टोटल लॉस है भाई। टोटल लॉस में से अगर मैं यहाँ पे आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस को माइनस कर दूं तो ओवरऑल मेरे को क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस मिलेगा। तो इसको जब आप माइनस कीजिएगा तो ओवरऑल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका 1550 वॉट, क्लियर हुआ। लेकिन जो अभी मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया IA स्क्वायर RA करके, उससे भी वैल्यू आएगा, लेकिन वो जो आपका करंट का वैल्यू वहाँ पे लिया है ना आपने, उसका एक तरीके से डेसिमल आपका छूट जा रहा है, उसके बेसिस पे आपका वो आंसर बिल्कुल सटीक नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। लेकिन आप इस तरीके से सोच सकते हैं। और जो आपका सिंपल सा मैंने इक्वेशन बताया, IA स्क्वायर RA प्लस IF स्क्वायर RF, वैसे भी करके निकाल सकते हैं, आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, अगेन उसी वाले क्वेश्चन में, व्हाट इज द आर्मेचर टॉर्क। आपको यहाँ पे टॉर्क निकालना भाई, ठीक है। तो टॉर्क का ऑलरेडी मैंने आपको मास्टर वाले लेक्चर में फॉर्मूला ड्राइव करवाया था। अगर हम लोग टॉर्क की बात करें तो हम लोग का जो टॉर्क का इक्वेशन होता है आर्मेचर टॉर्क, ये था आपका 0.159, यहाँ पे था आपका phi IA Z, उसके बाद P/A था, ठीक है, ये था हमारा न्यूटन मीटर। इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा एडिट करें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे यही दिक्कत होता है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे कैसे मैं अटैच करूँ, तो ओवरऑल आपको पैरेलली बुक रखना है भाई, ठीक है, अपने साथ। तो उस क्वेश्चन में देखिए आपका फ्लक्स नहीं दिया हुआ भाई, ठीक है। अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हैं, फ्लक्स नहीं दिया हुआ है, फ्लक्स आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। पोल के बारे में नहीं दिया है, कौन सा वाइंडिंग किया है, लैप है, वेव भी नहीं पता, तो ना पैरेलल पाथ भी आप नहीं एक तरीके से बता सकते हैं ना, तो फार्मूला नहीं लगेगा। इस फार्मूले में थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एडिट करेंगे, तो हम लोग को पता है कि जो EB होता है, बैक EMF जो होता है मेरा, ये होता है phi ZNP डिवाइडेड बाय 60A। समझ में आ रहा बात को। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन चेंज करता हूँ, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे इसमें देखिए क्या क्या पैरामीटर अननोन है, फ्लक्स, पोल, आर्मेचर और ये आपका Z, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 पैरामीटर इसमें देखिए। फ्लक्स है यहाँ पे, P है यहाँ पे, Z है यहाँ पे,
और ए भी यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, समझ में आया। तो ओवरऑल हम लोग इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, एन को इधर ले आते हैं, ठीक है, जो मैंने सर्कल किया उसको इधर रहने दे रहा हूं मैं, ठीक है, बस ईबी में भी हम लोग काम कर रहे हैं, इस बैक ईएमएफ का जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इधर एन वैसे का वैसे रहने देते हैं, 60 भी आपका कांस्टेंट है तो इसको भी इधर ही लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे रहने देते ना, कोई नहीं। देखिए भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सर्कल किया है ना मैंने इसको इधर ही रहने देते हैं, फाई जेड पी और ए ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर आ जाएगा ईबी वैसा का वैसे रहेगा, ये 60 को इधर ले आते हैं तो 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे एक एन है तो एन यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये जो वैल्यू आया फाई जेड पी डिवाइडेड बाई ए का, यहाँ पे फाई जेड पी डिवाइडेड बाई ए का, इसके जगह मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। समझ में आया बात को। मैंने क्या किया है, हम लोग का जो मेन टॉर्क का फॉर्मूला था उसमें मैंने इस वैल्यू के जगह मुझे ये वैल्यू डाल देना है, ठीक है। तो ओवरऑल अब मेरा जो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा ये हो जाएगा 0.59 इंटू 60 इंटू ईबी डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पे जो आई ए था ये आई ए वैसे का वैसे ही रहेगा, क्लियर हो गया। तो ये मेरा एक टॉर्क का नया फॉर्मूला एक तरीके से डिराइव हुआ है, क्लियर हो गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में आपको याद होगा आपका स्पीड दिया हुआ था वहाँ पे 800 आरपीएम, ओके, स्पीड मेरा दिया हुआ है, आइए निकाल लिया, ईबी भी हम लोग निकाल सकते हैं, फिर मेरे ख्याल से निकाल ही लिया था हम लोगों ने, ओके। तो ओवरऑल मेरा टॉर्क निकल जाएगा, तो ओवरऑल, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 60 इंटू इसको तो इसका भी एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.55, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट वैल्यू है 9.55, बाकी आपका ईबी इंटू आई ए डिवाइडेड बाय स्पीड, क्लियर हुआ। या फिर इसको और अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो टॉर्क इक्वल टू ये जो ईबी इंटू आई ए था, ये जस्ट अभी बताया मैंने आपको कि इसको ड्राइविंग पावर बोलते हैं, फिर ये टोटल मैकेनिकल पावर होता है भाई, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि ये मेरा टोटल मैकेनिकल पावर है डिवाइडेड बाय स्पीड है, समझ में आया। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था कि जो पावर होता है भाई, जो मैकेनिकल पावर होता है ये होता है टॉर्क इनटू स्पीड, समझ में आया, टॉर्क इनटू स्पीड। तो ओवरऑल अगर आप यहां से टॉर्क को निकालेंगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय स्पीड, समझ में आया। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ कि जो मेरा टॉर्क होगा ये पावर है ऊपर में, यहाँ पे भी पावर दिख रहा है, पावर है, स्पीड नीचे है, स्पीड नीचे है। तो ओवरऑल ऐसे भी आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। तो टोटल मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय आपका स्पीड, और यहाँ पे आपको 9.5 आपको ये याद रखना होगा, क्लियर हो गया। तो इस फॉर्मूले को अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी ये ईबी इंटू आई मतलब ड्राइविंग पावर निकाला था, कितना आया था, तो यहाँ पे लिखता हूँ आर्मेचर टॉर्क इक्वल टू 9.55 इंटू टोटल मैकेनिकल पावर का कितना, हम लोग कितना वैल्यू आया था भाई, ये आया था आपका, एक मिनट, हाँ 16,050, ठीक है, ये आया था। अगर आपको याद होगा देखिए ना क्वेश्चन नंबर 57 में यही तो था आपका ड्राइविंग पावर। यहाँ पे व्हाट इज द ड्राइविंग पावर मींस ये ईबी इंटू आई ए के बराबर है, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया बस, ओके। डिवाइडेड बाय स्पीड मेरा 800 था, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 192 न्यूटन मीटर, ठीक है, इतना टॉर्क आपका जनरेट होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा थर्ड भाई, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये वाला टॉर्क का फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द लॉस्ट टॉर्क, ठीक है। तो लॉस्ट टॉर्क कितना होगा, अभी जो मैंने यहाँ पे टॉर्क निकाला है ये टॉर्क कहाँ पे निकला है, ये टॉर्क था मेरा आर्मेचर मींस आर्मेचर के अंदर, ठीक है। ये जो आर्मेचर है जहां पे आपका मेन ड्राइविंग पावर एक तरीके जनरेट हो, यहाँ का हम लोगों ने टॉर्क निकाला, लेकिन हम लोगों को पता है कि इसमें से आपका क्या हो रहा है 1600 वॉट माइनस हो रहा था, जो कि फ्रिक्शन ऑफ विंडेज और आयरन लॉस को बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इधर मेरा क्या हो जाएगा, साफ्ट टॉर्क होगा, यहाँ पे लिखें टॉर्क साफ्ट होता है। सॉफ्ट टॉर्क क्या होगा, हमेशा यहाँ पे जो आर्मेचर टॉर्क जनरेट हुआ उससे हमेशा कमी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें रोटेशनल और विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस में चला जाए ना कुछ टॉर्क आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द लॉस्ट टॉर्क मींस यहाँ पे आपका टोटल टॉर्क जनरेट हुआ 192 न्यूटन मीटर। अब आपको
यहाँ पे बताना है, ठीक है, यहाँ पे कितना है, तो सीधी सी बात, बीच में आपका टॉर्क का लॉसेस हुआ तो कैसे हम लोग फाइंड होगा। तो अभी टॉर्क इक्वल टू, अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ये क्या था आपका 9.55 इंटू, यहाँ पे था मेरा पावर, समझ में आया, यहाँ पे क्या था मैकेनिकल पावर डिवाइडेड बाय मेरा यहाँ पे था स्पीड। तो अब एक चीज समझिए भाई, मेरा ऑलरेडी पता है कि मेरा आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है, तो आर्मेचर टॉर्क यानी आर्मेचर के अंदर कितना टॉर्क जनरेट हुआ, ये, समझ में आया। अब सीधी सी बात है भाई, आर्मेचर से यानी यहां से शाफ्ट तक पहुंचने में यहाँ पे कितना पावर लॉस हो गया, 1600 वाट लॉस हो गया। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, एक तरीके से शाफ्ट टॉर्क निकालना। तो शाफ्ट टॉर्क क्या हो जाएगा भाई, बताइए, जो टॉर्क हम लोग निकालते हैं ना उसी का पावर रखना पड़ता है, ठीक है, समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक चीज़ समझिए पहले, आप क्लियर हो जाइए। जैसे मैंने आर्मेचर टॉर्क निकाला, तो आर्मेचर टॉर्क की जगह मैंने क्या लिखा 9.55 इंटू, यहाँ पे जो टॉर्क लिखा, सॉरी यहाँ पे जो मैंने मैकेनिकल पावर लिखा, कौन सा, जो आर्मेचर के अंदर मैकेनिकल पावर है वो वैल्यू लिखा है, समझा। अगर आर्मेचर टॉर्क निकालना है तो आर्मेचर के अंदर जो मैकेनिकल पावर जनरेट हुआ उसका वैल्यू आपको यहाँ पे रखना है भाई, क्लियर हो गया। तो अभी अगर हम लोग को यहाँ पे शाफ्ट टॉर्क चाहिए तो मेरे को यहाँ पे कितना पावर मिल रहा है मैकेनिकल पावर, वो वैल्यू रखना पड़ेगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। सो तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो समझिए मैं यहाँ पे लॉस देखना चाहता हूँ कि आर्मेचर में अगर इतना टॉर्क जनरेट हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में यानी इस बीच में कितना लॉस हुआ, तो यहाँ पे मैं टॉर्क लॉस देखना चाहता हूँ कितना लॉस हुआ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मैं पावर पुट करूंगा ये कौन सा, क्योंकि लॉस वाला टॉर्क देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पावर पुट करेंगे लॉस वाला ही पावर पुट करना पड़ेगा, 1600 वाट ही एक तरीके से पुट करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 9.55 इंटू यहाँ पे 1600 वाट करेंगे डिवाइडेड बाय स्पीड मेरा 800 था। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर कितना है 61, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा, एक मिनट रुके, कैलसी के बिना बहुत दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका 19 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा ये हो जाएगा 19 न्यूटन मीटर, ओके। इतना आपका एक तरीके से लॉस में चला गया, क्लियर हुआ। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो ऑलरेडी मेरे को आर्मेचर का ये पता है, यहाँ पे शाफ्ट पे देख लीजिए, शाफ्ट पे अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, शाफ्ट टॉर्क क्या हो जाएगा 9.55 इंटू यहाँ पे जो आपका पावर होगा, ठीक है, यहाँ पे पावर कितना होगा, पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा डिवाइडेड स्पीड मेरा 800, ठीक है, जो भी आएगा ये मेरा शाफ्ट पावर हो गया, सॉरी शाफ्ट टॉर्क हो गया, और ये मेरा आर्मेचर टॉर्क हो गया। तो क्या करेंगे, आर्मेचर टॉर्क में से इसको घटा देंगे तो ओवरऑल मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जितना लॉस हुआ टॉर्क का वो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ओके। और यहाँ पे आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे, आउटपुट पावर भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी BHP में कन्वर्ट किया था ना, तो वहाँ पे ऑलरेडी आउटपुट पावर निकाला होगा आपने। तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट, यहाँ पे जो ड्राइविंग पावर जनरेट हुआ था कितना था 16,050, इसमें से 1600 माइनस किया हम लोगों ने, तो ओवरऑल कितना आ गया मेरे को यहाँ पे पावर मिल गया, ठीक है। इसका वैल्यू आया था आपका 14,450, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से यहाँ का, ठीक है, पावर हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इस पर आप टॉर्क निकाल लीजिए कि शाफ्ट टॉर्क कितना आएगा, तो हो जाएगा 9.55 इंटू, ठीक है, डिवाइडेड बाय 800। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ओके। देखिए ये आपका 9.55 इंटू 14450 डिवाइडेड बाय 800, तो ये आ जाएगा 172.49, ठीक है। ये मेरा शाफ्ट टॉर्क है। तो ओवरऑल अगर मेरे को लॉस देखना है कि कितना टॉर्क मेरा लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, टोटल टॉर्क था आर्मेचर टॉर्क, उसमें शाफ्ट टॉर्क माइनस कर देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा। तो 192 में से 172 को माइनस कर लीजिए, ओके, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका बिल्कुल सही है 19.5 आ रहा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 19 आ जाएगा, ओके। तो हर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसे मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 62। तो अभी शाफ्ट टॉर्क निकाला ना हम लोगों ने,
तो साफ्ट टॉर्क अभी आया ना आपका ये 172 पॉइंट समथिंग, मतलब ओवरऑल 173 आप मान के चल सकते हैं। अभी जस्ट निकाला ना भाई साफ्ट टॉर्क, तो वही तो था आपका क्वेश्चन नंबर 62 का देना चाहिए 4, बिल्कुल सही है। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, यहाँ पे जो साफ्ट टॉर्क है इसमें क्या कर दिया, या फिर ऐसे करिए, आपका जो आर्मेचर टॉर्क था ये ऑलरेडी पता है 192 न्यूटन मीटर है ना, इसमें से आपने लॉस टॉर्क को भी निकाल लिया, ये कितना आया था 19 न्यूटन मीटर है ना, तो इसमें से आप इसको क्या किए माइनस कर दीजिए, तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा, साफ्ट टॉर्क मिल जाएगा, तो ये आपका 173 आएगा। नहीं तो फिर फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है 9.55 इंटू यहाँ पे आपका आउटपुट मैकेनिकल पावर जो कि 14,450 था, डिवाइडेड बाय 800 कर देंगे, तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डीसी मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट 100 वोल्ट। ठीक है, मतलब एक डीसी शंट मोटर है भाई। ओके, ये आर्मेचर हो गया, ब्रश हो गया, तो बोल रहा है यहाँ से 5 एम्पियर करंट लेता है, कितने वोल्ट पे, 100 वोल्ट पे। ओके, आगे बोलता है व्हेन रनिंग एट लाइट लोड। ठीक है, यहाँ पे लोड जो है बहुत ही लाइट है। ओके, लाइट है या फिर कहिए बहुत ही नेग्लिजिबल लोड है। ओके, पेन चेंज कर रहा हूँ भाई। तो ओवरऑल यहाँ पे आपका इसका दिया वैल्यू 50 ओम, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ 0.2 ओम। तो बोलता है व्हाट इज द ड्राइविंग पावर, मींस इसके अंदर ईबी इंटू आईए निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग आईए की बात करें सबसे पहले, तो आईए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल करंट 5 में से ये वाला करंट माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 100 डिवाइडेड बाय आपका 50, यानी 2 एम्पियर आएगा, यानी आर्मेचर करंट 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो आर्मेचर करंट निकल के मेरे को ईबी निकालना है, तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईबी इक्वल टू हो जाएगा वीटी माइनस आईए इंटू आर ए। ओके, तो वीटी मेरा यहाँ पे दिया 100, आईए मेरा कितना है 3, आर ए कितना है मेरा 0.2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 100 माइनस 3 2 6, यानी 0.6 हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 99 पॉइंट, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ओवरऑल ईबी आ गया, आईए आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल आपका आ जाएगा। इसको देखते हैं, ऑलरेडी आपका सॉल्यूशन किया होगा, क्वेश्चन नंबर 63 है। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 298.2 वॉट। ओके, यानी ओवरऑल आपका आ जाएगा 298 वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो इन द वेब क्वेश्चन आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस पूछ रहा है आपका। तो अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है ड्राइविंग पावर, ये कहाँ का है, यहाँ से मैंने इनपुट दिया, टोटल इनपुट था, इसमें से मेरा कॉपर लॉस निकल गया फील्ड के चलते और आर्मेचर के चलते, यहाँ पे मेरा पावर जनरेट हुआ है। ठीक है, इतना वॉट, और इसमें से फिर क्या होगा, अगेन मेरा फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरा फ्रिक्शन प्लस विंडेज प्लस आपका आयरन लॉसेस, और यहाँ पे आपको नेट मैकेनिकल पावर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ नेट मैकेनिकल पावर। ओके, तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है इन द अबव क्वेश्चन आयरन एंड लॉसेस। देखें, क्योंकि यहाँ पे एक चीज डाला गया है भाई कि ये बहुत ही लाइट लोड पे चल रहा है। ठीक है, रनिंग एट लाइट लोड, तो सीधी सी बात है, इस मोटर को या फिर इस मोटर के शाफ्ट को रोटेट करवाने के लिए सबसे पहले इसने फ्रिक्शन को ओवरकम किया होगा, फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा ना घूमने से, तो भाई उस फ्रिक्शन को अपोज कर रहा होगा ना, मतलब उसको टॉर्क चाहिए ना उस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए, समझ में आया बात को। उसके बाद विंडेज के चलते भी फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अभी जो आपने कैलकुलेट किया है क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ड्राइविंग पावर जो कि आया 298 वॉट और जो कि बहुत ही स्मॉल है एक तरीके से पावर, तो ओवरऑल यही ड्राइविंग पावर कहाँ जा रहा होगा, इस शाफ्ट को घुमाने में चला जा रहा होगा। मींस शाफ्ट घूम रहा है, इसका मतलब क्या, इसने विंडेज फ्रिक्शन ये सबको ओवरकम किया तभी एक तरीके से घूमना स्टार्ट किया। मींस ये जो भी ड्राइविंग पावर जनरेट कर रहा है ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, ये पूरा का पूरा पावर कहाँ चला जा रहा है, इस लॉस में चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट लोड पे मींस नो लोड पे एक तरीके से। क्लियर हो गया, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका सीरीज मोटर आ गया है, तो ये सब डाटा को हम लोग डिलीट कर देते हैं, सीरीज मोटर के ऊपर आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास एक 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर है, टेकिंग करंट ऑफ 40 एम्पियर। ठीक है, तो सीरीज मोटर बना लेते हैं। ये हो गया मेरा आर्मेचर, ये हो गया ब्रश, ये हो गया आर ए। फील्ड वाइंडिंग को हमेशा डी एक्सिस पे दिखाते हैं भाई, इसलिए मैं ऐसे दिखाता हूँ।
ओके, यहाँ पे आपका 220 वोल्ट लगाना है। आगे बोलता है टेकिंग अ करंट, यानी यहाँ से जो करंट जा रहा है ये हमारा 40 एम्पियर। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.5 ओम और सीरीज रेजिस्टेंस फील्ड दिया हुआ है, यानी इसका दिया हुआ 0.25 ओम। व्हाट इज द वोल्टेज एट द ब्रशेस, ठीक है, ब्रशेस के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा ये बताना है, यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा ये आपको बताना है। तो ओवरऑल समझिए भाई, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो ओवरऑल समझिए भाई, मान लेते हैं जो हमारा डीसी मोटर है, इसमें डीसी सीरीज मोटर में लैप वाइंडिंग किया हुआ है, और लैप वाइंडिंग में सीधी सी बात है, मान लो 2 पोल के बनाएंगे, 2 पैरेलल पाथ होगा, ठीक है। तो 2 पैरेलल पाथ अगर मैं दिखाऊं और ऑलरेडी आपने वाइंडिंग पढ़ा होगा, ओके, तो कुछ इस तरीके का मैं 2 पैरेलल पाथ बना दे रहा हूँ, ठीक है। मीन्स एक ब्रश मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और एक ब्रश यहाँ पे लगा हुआ होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये मेरा आर्मेचर है, ये वाला आर्मेचर है मेरा, ठीक है। आर्मेचर जस्ट बार यहाँ पे ब्रश दिखाया, यहाँ भी ब्रश दिखाया, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि सीरीज मोटर है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर के सीरीज में लगा हुआ। सबसे पहले डायग्राम समझिए भाई आप, ये मेरा आर्मेचर हो गया, ऐसे दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल इधर मेरा क्या होगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस आपको, ठीक है। इधर मेरा फील्ड वाइंडिंग होगा इस तरीके से, यहाँ से तार निकाल देता है, यहाँ से तार निकालते, ये तार जो होगा आपका ऐसे इसमें जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ के ऐसे यहाँ से ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग का 2 तार हो गया और आर्मेचर से 2 तार निकला है, ये ब्रश वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो क्योंकि मेरे सीरीज में जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिंपल डायग्राम दिखाया है। यहाँ पे देखिए, जो आर्मेचर से एक तार निकला हुआ है, जो एक तार निकला हुआ है ये सीरीज वाइंडिंग के एक साइड में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है और ये बी है, ठीक है। इसका ये मान लेते हैं सी है और ये डी है, तो नेमिंग कर लेते हैं, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है टर्मिनल, ठीक है। इसका इधर वाला ए कर दिया, इसका मैंने यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए जो है सी से कनेक्टेड है, ए को मैंने सी से जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, इसमें जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सही वे में दिखा देते हैं। ए को लाके ऐसे मैंने सी में जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो मेरा बी है, बी को मैंने कहाँ किया, बैटरी में जोड़ा है, तो बी मेरा ये कहाँ हो जाएगा, बैटरी में जुड़ जाएगा, ठीक है। बैटरी में मैंने ऐसे जोड़ दिया, और जो मेरा डी पॉइंट है भी मेरा बैटरी में जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 220 वोल्ट अप्लाई कर दिया, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए ऐसे जाएगा ये करंट, ऐसे होकर के इस वाइंडिंग में होकर के होते हुए ऐसे 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 होकर के फिर ऐसे निकल जाएगा, क्लियर हुआ। तो सीरीज आप देख रहे हैं एक तरीके से। तो समझिए आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वोल्टेज एट द ब्रशेस, इस ब्रश के पास कितना वोल्टेज होगा ये आपको बताना है। तो ओवरऑल देखिए ये मेरा टोटल वोल्टेज था, तो इसी में से आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। और ये फील्ड वाइंडिंग जो है ना, इस फील्ड वाइंडिंग को एक साथ देखना आपको, ये दोनों फील्ड वाइंडिंग एक साथ है, समझ में आया, समझ रहे बात को भाई, यही तो है फील्ड वाइंडिंग, मैंने ऐसे दिखाया ओवरऑल। तो इस फील्ड वाइंडिंग जो इस टोटल फील्ड वाइंडिंग जो रेजिस्टेंस आ रहा है इतना आ रहा है, ठीक है। तो 220 वोल्ट में से सबसे पहले कहाँ जाएगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, मींस इस फील्ड वाइंडिंग में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है। तो जो भी ड्रॉप होगा उसके बाद फिर कहाँ वोल्टेज आएगा, फिर मेरा वोल्टेज आएगा कहाँ पे, इस ब्रश के पास जाएगा भाई, ठीक है, इस ब्रश के पास। क्योंकि ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस अंदर में है, यहाँ पे आ रहा है, समझ में बात को, इसलिए मैंने इस डायग्राम को ना दिखा कि इसको दिखाया, क्योंकि आप कहिएगा ना वहाँ पे क्वेश्चन अनालाइज कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपने ड्रॉप क्यों नहीं दिखाया, इसलिए मेरे को ये वाइंडिंग का सहारा लेना पड़ा। भाई आर्मेचर रेजिस्टेंस अंदर में है, समझ में आया, ब्रश के बाद आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्लियर हुआ। तो आपको यहाँ पे ब्रश के पास का वोल्टेज बताना है, ब्रश के पास का वोल्टेज। तो भाई मेरे को बताइए इस 220 में से सिर्फ और सिर्फ क्या, इस रेजिस्टेंस के पास जो भी ड्रॉप होगा उसको माइनस कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल ब्रश के पास का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे करंट पता है ही, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा बताइए, यानी जो ब्रश वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस ब्रशेस, ये हो जाएगा मेन वोल्टेज 220 वोल्ट में से क्या कर देंगे, IA इंटू RSC, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, IA इंटू RSC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 220 माइनस IA मेरा 40 है इंटू 0.25, क्लियर हुआ। इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 और ये हो जाएगा 10 बार में, ठीक है। क्या आ जाएगा 210 वोल्ट, ठीक है। तो 210 वोल्ट जो होगा आपका ब्रश वोल्टेज हो जाएगा। ये डायग्राम भाई मैंने इसलिए बताया कि आप क्वेश्चन ना अराइज करें कि यहाँ पे भी तो ड्रॉप होगा, इसमें ड्रॉप दिखाने के बाद ही तो आपका ब्रश के पास मिलेगा इस सर्किट डायग्राम से। लेकिन इसको जब आप देखिएगा और वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 66 पे है, व्हाट इज द बैक ईएमएफ। तो इस क्वेश्चन में बैक ईएमएफ बोल रहा भाई, तो EB इक्वल टू हम लोग को पता है VT माइनस IA इंटू RA, और ये सीरीज है। फिर से समझिए, डायग्राम फिर से बनाता हूँ। ओके, ये RA हो गया और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का सिर्फ रेजिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 0.25 और RA का वैल्यू दिया हुआ कितना 0.5। ओके, तो आपको EB बताना भाई, ठीक है। तो EB का इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे मेरा 220 वोल्ट है, ठीक है। तो EB इक्वल टू होता है VT माइनस IA इंटू RA। लेकिन यहाँ पे समझिए, अगर मैं यहाँ पे KVL लगाऊँ, डायरेक्ट मैं ना लिखूँ इस तरीके से, KVL लगाई भाई, ये जो मेरा वोल्टेज होगा जिसको हम लोग VT बोलते हैं, ये VT में से कौन कौन खाएगा वोल्टेज, सबसे पहले तो ये खा लेगा, मीन्स यहाँ से जो करंट जा रहा है मेरा IA है, समझ में आया। तो ये वाला ड्रॉप होगा IA इंटू RSC मीन्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, माइनस ये भी खाएगा, है ना। तो IA इंटू RA हो जाएगा, तब जाके EB भी खाएगा, EB भी इसको अपोज करेगा, माइनस EB इक्वल टू 0 के बराबर होगा। भाई इस लूप में आप KVL लगाइए ना, समझ में आया। तो यहाँ से मेरे को EB का वैल्यू चाहिए, तो EB को बस उधर भेज देता हूँ, तो EB प्लस में हो जाएगा, बाकी इधर जो वैल्यू होगा ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, EB इक्वल टू VT माइनस IA कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका RSC प्लस RA हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात को भाई। इसमें से IA कॉमन ले लिया तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कोई इस तरीके लिख सकते हैं ना। या फिर सीरीज सर्किट है तो दोनों रेजिस्टेंस एक साथ जोड़ दीजिए, तो एक साथ जोड़ने के बाद क्या होगा, ओवरऑल आपका ये सिंपल सा सर्किट बन जाएगा। एक ही रेजिस्टेंस आपको दिखाना है यहाँ पे, समझ में आया, टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ओके, नहीं तो ऐसे सिंपल वैल्यू डाल दिया जाएगा आंसर। तो VT मेरा यहाँ पे 220 वोल्ट था, IA मेरा था यहाँ पे कितना 40 एम्पियर, और दोनों को अगर जोड़ेंगे 0.25 प्लस 0.5, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर चल रहा है 66। ओके, तो 66 का आ जाएगा 190 वोल्ट, ठीक है, 190 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व करने पे 190 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और DC शंट मोटर टेकिंग, यानी यहाँ पे शंट मोटर है, तो शंट मोटर पहले बना लेते हैं। ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये हो गया ब्रश, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग, ये हो गया फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे बैटरी। तो क्या बोलता है, यहाँ से करंट जो ले रहा है दिया हुआ है 84 एम्पियर ले रहा है, ठीक है, एट 100 वोल्ट, यानी वोल्टेज भी दिया हुआ है आपका यहाँ पे। आगे बोलता है एंड डेवलपिंग 9 bhp मीन्स आउटपुट पावर दे दिया ये, ठीक है, 9 bhp का पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, यानी 9 HP लिख देता हूँ डायरेक्ट। आगे बोलता है आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ आपका कितना है 0.05 ओम, और शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 25 ओम। तो बोलता है तो कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस निकालना भाई, तो इसके लिए ये सिंपल आप यही करिए ना, IA स्क्वायर RA कर लीजिए आर्मेचर के चलते, और IF स्क्वायर RF कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो IA मेरा कितना है, यहाँ से टोटल करंट जो आ रहा था मेरा 84 एम्पियर था, ठीक है, इधर से 84 एम्पियर आ रहा है। तो IF पहले देखते हैं, IF कितना आता है, तो IF इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 84। भाई IF इक्वल टू वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज 100 डिवाइड बाई 25 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो IF हो गया मेरा 4। तो ओवरऑल इधर कितना आ रहा होगा, इधर मेरा 80 एम्पियर आ रहा होगा, ठीक है। तो IA मैंने तो 80 का स्क्वायर इंटू RA मेरा दिया यहाँ पे 0.05 प्लस IF मेरा कितना है 4 का स्क्वायर इंटू RF कितना है मेरा 25। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा भाई ये आ जाएगा ऑप्शन कितना 720, ठीक है, उसका आ जाएगा 720। देख लेते हैं 67 का फोर्थ 720 बिल्कुल सही है, आ जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। बोलता है आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉस भी आपको निकालना भाई। ओके, तो देखिए ये कॉपर लॉस था। ओके, फिर से हम लोग यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3, मेरा टोटल इनपुट हुआ इधर, इसमें से एक कॉपर लॉस निकल गया 720, अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू 720 वॉट आएगा। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे जो बचेगा इसको बोलते हैं ड्राइविंग पावर, ये क्या होता है EB इंटू IA, समझ में आया। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इधर मेरा आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस हो जाएगा, आयरन प्लस फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस, और उसका फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा नेट मैकेनिकल पावर जो कि आपका 9 HP दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 HP,
ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आपको बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, टोटल इनपुट पावर पहले कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनपुट पावर क्या हो जाएगा, वोल्टेज इनटू करंट करेंगे, तो यहाँ पे टोटल इनपुट पावर क्या हो जाएगा, टोटल इनपुट पावर हो जाएगा वोल्टेज जो कि 100 गुना टोटल करंट मेरा 84, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8400 वोट, ठीक है, मेरा टोटल इनपुट पावर हुआ। क्लियर हो गया। इसको ये जो 9 HP दिया है मेरा टोटल आउटपुट पावर है, इसको हम लोग क्या करें, किलोवाट में चेंज करें, मतलब वाट में चेंज करते हैं। तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट, तो 9 HP क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए 9 से। ओके, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 1 मिनट कैलसी यूज़ करते हैं फटाफट। देखिए 746 गुना 9, ये आ जाएगा आपका 6714। क्लियर हुआ, ये मेरा आउटपुट पावर हुआ। तो इनपुट टोटल मेरा ये है, आउटपुट टोटल मेरा ये है। इनपुट में से आउटपुट अगर माइनस कर देते हैं तो मेरे को टोटल लॉस मिल जाएगा, ठीक है ना, माइनस ये आ जाएगा, यानी टोटल लॉस जो होगा, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल लॉस, टोटल इनपुट पावर था मेरा 8400 माइनस 6714, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1686, ठीक है, टोटल लॉस हो गया। अब देखिए, जिसमें से कॉपर लॉस मेरे को ऑलरेडी पता है, तो इसमें अगर हम लोग 720 माइनस कर दें, ओके, 1686 में से 720 अगर माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा ओवरऑल, ये आ जाएगा ओवरऑल 966 वॉट, ठीक है। तो भाई बताइए, टोटल लॉस ये था, इसमें से कॉपर लॉस घटा ही दिया, तो ये बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचा, आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक है, विंडेज लॉसेस। ऑप्शन देखते हैं, देता है नहीं, आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस 966 वॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 का देना चाहिए आंसर, सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल इफिशिएंसी। तो ओवरऑल इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफिशिएंसी मींस आपने भी जस्ट इलेक्ट्रिकल इनपुट और इधर मैकेनिकल आउटपुट दिया हुआ है, तो इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरा ये है 6714 डिवाइडेड बाय इनपुट मेरा 8400, इसको 100 से गुना कर देंगे, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 69 का फर्स्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, 80%। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही है, न्यूमेरिकल सेक्शन है भाई पूरा, ठीक है, आगे जाके थोड़ा बहुत थ्योरी है।